The B meeting is basically the last poem by the pen of Sylvia Plath. और ये पोएम भी जो है इसके अंदर भी पोएट्रेस की जो पर्सनल एग्नीज हैं वो पूरी तरह से हमें इमर्ज होती हुई दिखाई देती है। ये असल में ये जो अगर इस पोएम के हवाले से हम बात करें तो दिस पर्टिकुलर पोएम इज द लास्ट डेस्परेट अटेम्प्ट, ये उसकी आखिरी कोशिश थी when she wanted to, you can say, revive her lost identity. वो जो उसकी एक खोई हुई शनाख्त थी वो इस शनाख्त को रिकवर करने की ये लास्ट एफर्ट। बी, जैसा कि जब हम लोग इंट्रोडक्शन में बात कर रहे थे वहां पर भी मैंने आपके साथ ये बात शेयर की थी कि बेसिकली बी रिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स सर्च ऑफ बीइंग, कि ये मोर और लेस उसकी अपनी इनर सेल्फ को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, बीइंग को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये जो पोएम है ये मोर और लेस इस तरह से लिखी गई है कि जिस तरह से एक बी कीपिंग रिचुअल जो है वो परफॉर्म की जाती है। अब बी कीपिंग रिचुअल को अगर थोड़ा सा हम लोग अपनी इमेजिनेशन में लाएं तो जितने भी बी कीपर्स हैं वो क्या करते हैं कि एक खास अरसे तक बी बॉक्स के अंदर बीज को पनपने देते हैं, वहां पर मतलब उनको जो नेक्टर है वो इकट्ठा करने देते हैं और उसके बाद उन बॉक्सेस में से नेक्टर जो है वो निकालने के लिए पूरे का पूरा स्वैम जो है, जो मक्खियों का जत्था जो है वो दूसरे बॉक्स में मुंतकिल किया जाता है और हर बॉक्स के अंदर जहां पर भी शहद का छत्ता मौजूद हो वहां पर एक क्वीन बी होती है और असल में जब वो स्वैम शहद की मक्खियों के एक डब्बे में से, मतलब जो शहद की मक्खियां वो दूसरे डब्बे की तरफ जब मुंतकिल की जाती हैं तो जो प्रीवियस क्वीन बी है वो या तो मर जाती है या उसको मार दिया जाता है और उसकी जगह एक नई क्वीन बी नए छत्ते के अंदर जो है वो उन तमाम बीज से काम लेती है। सो जो यहां जो ओल्ड क्वीन का कॉन्सेप्ट है, जो क्वीन बी का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज एसोसिएटेड विद सिल्विया प्लाथ। शी कंसिडर्ड हरसेल्फ जस्ट लाइक एन ओल्ड क्वीन, कि अब उसमें से मुआशरे ने जितना कुछ सख्त करना था उसके छत्ते में से सिल्विया प्लाथ में से जितना कुछ सख्त करना था वो अब सख्त हो चुका है। और क्या सख्त हो चुका है कि जो उसका फिजिकल रिलेशन उसके हस्बैंड के साथ था वो अब उससे उसका जी भर गया। फिर इसी तर्ज के साथ जो कह सकते हैं कि वो औलाद पैदा कर चुकी थी अपने हस्बैंड के लिए, फिर उस तरह से सोसाइटी जो थी वो अब उससे उस तरह से एसोसिएटेड नजर नहीं आती। तो जिस तरह से छत्ते में से शहद निकाला जाता है बिल्कुल इसी तर्ज के साथ जो यू कैन से सिल्विया प्लाथ है उसमें से उसकी जो रिचनेस थी वो सारी की सारी खत्म हो चुकी। नाउ शी हैज टर्न्ड आउट टू बी ओल्ड क्वीन बी। तो जब एक क्वीन बी जब उसके छत्ते में से शहद निकाल दिया जाता तो फिर पुरानी क्वीन बी की जरूरत नहीं होती। अल्टीमेटली जो डेथ है
वो फिर यू कैन से जो है वो फिर जो है वो जो इम्पैंडिंग डेथ है वो हमें नजर आती है, और उसकी जगह एक नई क्वीन भी जो है वो रिप्लेस करता है। बहरहाल ये उसकी अपनी जो ये सब कुछ उसके इनर सेल्फ में चल रहा था, कहीं बाहर से मौजूद नहीं था। जब ये उसने पोएम लिखना स्टार्ट की तो हमें फिर अंदाजा करना चाहिए कि इस पोएम के लिखते वक्त वो दूसरे बच्चे की पैदाइश के लिए वो यू कैन से एक कंट्री साइड में जा चुकी थी। वहां उसका जो सेकंड चाइल्ड जिसका बेटा था वो पैदा हुआ, हस्बैंड उसको छोड़ के जा चुका था, और उसकी जो लाइफ से डिससेटिस्फैक्शन थी, पहले फैमिली से डिससेटिस्फैक्शन, उसके बाद फिर हस्बैंड से जो डिससेटिस्फैक्शन थी, वो पूरी तरह से इमर्ज होती हुई जो है वो हमें दिखाई देती है कि किस तरह से सिल्विया जो है वो अपने हस्बैंड और लाइफ से अटरली डिससेटिस्फाइड दिखाई देती है। अगर हम लोग ये देखें तो असल में ये पोएम मोर और लेस उन तमाम खवातीन के लिए लिखी गई है जो वेस्ट के अंदर मौजूद हैं, खास तौर पर उनके अफेयर्स, मैरिज, डाइवोर्सेस, और फिर उनके हस्बैंड की डिसलॉयल्टी कि उनसे शादी करने के बावजूद जो है वो फिर दूसरी औरतों के पास जाते हैं। तो दैट कॉज फ्रस्ट्रेशन टू द वेस्टर्न वुमन। वेस्टर्न वुमन के लिए सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन ये होती है कि जब उसका हस्बैंड उससे डिसलॉयल्टी करता है। ये मोर और लेस दुनिया के हर सोसाइटी में ये बात मौजूद है, लेकिन वेस्ट में ये बहुत ही ज्यादा मतलब ये कॉमन प्रैक्टिस जो है वो मानी जाती है। जस्ट लाइक अदर पॉइंट्स ऑफ द सिल्विया प्लाथ ऑटोबायोग्राफिकल है, सिंबॉलिक है और कन्फेशनल है। हम ये कतई नहीं कह सकते कि ये पॉइंट जो है वो उसमें कन्फेशनल एलिमेंट्स नहीं है, बल्कि दोनों भी पॉइंट्स कन्फेशनल एलिमेंट्स के साथ पूरी तरह से एनरिच है, और वो मोर और लेस इस पॉइंट के अंदर सिंबॉलिकली, अलेग्रिकली वो अपने यू कैन से जो सफरिंग्स हैं, जो अपने यू कैन से एक्सपीरियंसेस हैं, वो उनको जो है वो एक्सप्रेस करती है। अब यहां सिर्फ उसका रिलेशन अपने हस्बैंड के साथ रिफ्लेक्ट नहीं होगा, बल्कि उसका रिलेशन अपनी सोसाइटी के साथ भी नजर आएगा कि शी वॉज अ डिजर्टेड सोल, शी कुड नॉट गेट लव फ्रॉम यू कैन से हर सराउंडिंग। जो उसके इर्द गिर्द लोग थे वो उनसे किसी किस्म की मोहब्बत हासिल नहीं कर पाए। शी वॉज डिजर्टेड बाय हर नेबर्स, शी वॉज डिजर्टेड बाय हर हस्बैंड, शी वॉज डिजर्टेड बाय हर पेरेंट्स। सो पूरी जो पोएम है, हमें इस बात को यह समझने की जरूरत है कि इट रिफ्लेक्ट्स द टॉर्चर्ड सोल ऑफ सिल्विया प्लाथ, कि जो सिल्विया प्लाथ की जो टॉर्चर्ड सोल है ये उसको रिफ्लेक्ट करती है। अब अगर हम लोग पोएम के आगाज की तरफ जाएं तो जो पहली लाइन है, व्हाट डज इट से, ये किस चीज की तरफ जो है वो इशारा करती है। और इस पॉइंट के अंदर आपको बैक टू बैक क्वेश्चंस नजर आएंगे। बैक टू बैक जो है वो यू कैन से वो सवाल रेस करती हुई दिखाई देगी, और सवाल वही रेस करता है, हु इज कंफ्यूज्ड, हु फील्स एंजाइटी, हु इज डिससैटिस्फाइड। तो यहां पर जो पहला जो सवाल है, जो पहली जो कैन से लाइन है, ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि जैसे कोई एक्टिविटी जो है वो ऑन गोइंग है, जैसे पहले से कुछ हो रहा है। एंड व्हाट डज शी से, हु आर दीज पीपल, ये कौन लोग हैं एट द ब्रिज टू मीट मी,
कि ये कौन लोग हैं जो मुझसे जो है वो मिलने के लिए ब्रिज पर आए। अब ब्रिज जो है वो नेचुरली जब भी हम बात करते हैं, इट रिफ्लेक्ट्स अ सिंबॉलिक मीनिंग। किस तरह से सिंबॉलिक मीनिंग हमें ये देता है कि इट डिक्लेयर्स द ट्रांजिशन, कि आप एक फेज से निकलकर दूसरे फेज में एंटर हो रहे हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल ट्रांजिशन। अब ये पहली अगर इस ब्रिज को ट्रांजिशन प्रोसेस के साथ एसोसिएट किया जाए तो फिर हमें ये बात समझने की जरूरत होगी कि ये ब्रिज बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है कि सिल्विया प्लाथ अपनी उन वरीज से निकलकर अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ की तरफ जाना चाहती है। एक मीनिंग ये है, लेकिन ये सारी इंटरप्रिटेशंस हैं, कोई हतमी राय नहीं है इस हवाले से। दूसरा मीनिंग ये है कि दैट शी इज पासिंग इन अ ट्रांजिटरी फेज, that she was giving up her life and she was entering into another phase, and the phase was life after death. तो ये दोनों जो है वो एसोसिएशन इसके साथ जो है वो हम लोग जो है वो देखते हैं। और फिर उसके बाद वो खुद ही कहती है दे आर द विलेजर्स। ये सारे के सारे कौन है? ये विलेजर्स। द रेक्टर, पहला जो शख्स है वो रेक्टर है, क्लर्जी, जो पादरी है चर्च का। द मिडवाइफ, ये यू कैन से मिडवाइफ है जो नर्स का काम करती है। द सेक्सटन, ये केयर टेकर है चर्च का। और द एजेंट फॉर बीज, और नेक्स्ट जो जिसको वो कहती है कि नेक्स्ट इज एजेंट फॉर बीज। ऐसे दिखाई देगा कि जैसे ये पूरी की पूरी पॉइंट के अंदर वो मोर और लेस कि जैसे एक वाकई में जो बी इसकी जो बीज की एक्टिविटी है, बी बॉक्स के रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो हो रही है। तो वो कहती है कि ये गांव के लोग हैं। पहले तो उसने सवाल किया कि ये कौन है, फिर वो कहती है कि ये सारे गांव वाले। और आगे देखिएगा, I am sleepless in my, I am sleepless summery dress. I have no protection and they are all gloved and covered. ये वो एहसास महरूमी है जो सिल्विया का, कि अब यहां पर हमें अंदाजा हो रहा है कि जो मौसम है, जिस मौसम में इससे ये लोग मिलने आए हुए हैं कि समर सीजन है, और समर सीजन अगेन ट्रांजिशन की अलामत है। ये अगेन मतलब जो है वो यू कैन से ट्रांजिशन को रिफ्लेक्ट करता है। और ट्रांजिशन कौन सी है कि जब समर से आप लोग किस में दाखिल हो रहे हैं? विंटर के अंदर। समर राइटनेस का सीजन है कि जब आपको मतलब जो है वो समर जो है वो राइटनेस के साथ तो समर सीजन जो है वो राइटनेस का है। जबकि जब आप समर से आप जो है वो ऑटम में दाखिल होते हैं तो दैट इज द डिक्लाइन, एंड वी नो दैट शी वाज गोइंग टुवर्ड्स डिक्लाइन। वो अब एंडिंग की तरफ जा रही थी। और यहां पर जो इस लाइन के अंदर बात हो रही है, इन माय स्लीवलेस समरी ड्रेस आई हैव नो प्रोटेक्शन, यानी मेरे पास किसी किस्म की, मेरा जो ड्रेस है कि हम जा तो बी रिचुअल की तरफ रहे हैं, हम बीज की तरफ जा रहे हैं, उनके बॉक्सेस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मेरे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। एंड दे आर ऑल ग्लव्ड एंड कवर्ड, कि वो सारे के सारे क्या हैं? ग्लव्ड हैं एंड कवर्ड। अब क्यों ग्लव्ड एंड कवर्ड है? इस वजह से कि दे आर फुली प्रोटेक्टेड। उनकी फैमिली, उनके हस्बैंड्स, उनकी वाइफ्स और उनके खानदान वाले उनकी केयर करते हैं। जबकि यहां सिल्विया प्लाथ जो है वो अगर सिंबॉलिकली इस लाइन को हम लोग देखें तो नोबडी केयर्स हर। व्हाई?
did nobody love tell me? मुझे कोई बता क्यों नहीं रहा कि हम जा कहां रहे हैं। हत्ता के वो इस बात को जानती है कि they are going for, you can say, जो है वो ये सारे लोग जो है वो बी रिचुअल्स की तरफ, मतलब जो 20 बॉक्सेस हैं उनकी तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं, लेकिन फिर से एंशियस है। Why did nobody tell me? They are smiling and taking out waves, hacks to ancient hacks, कि वो बातें कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, you can say taking out waves, tack to the ancient है, जो उनके hacks के साथ उन्होंने अपने चेहरे के ऊपर क्या किया हुआ है कि वेल किया हुआ, ताकि मक्खियां डायरेक्टली उनके ऊपर हमला ना कर सके। जबकि सिंधिया की हालत क्या है? She is in her summer dress। अब अपने समर ड्रेस के अंदर असल में ये जो यहाँ पे लफ्ज समर ड्रेस यूज हुआ है, समरी ड्रेस जो यूज हुआ है, ये बेसिकली उसकी जो है वो अनप्रोटेक्टिव सेंस, उस सोसाइटी से, उस माशरे से, उस हस्बैंड से जिसके साथ इसकी शादी हुई, जो कि उसके साथ फेथलेस है। और फिर जो आगे वो बात करिए कि दे आर फुली इंगेज्ड, दे कैन, यू कैन से, अगर आप सिंबॉलिकली देखें तो उनमें कनेक्शन मौजूद है। दे कैन इजीली टॉक टू ईच अदर, दे कैन इजीली डिस्कस द थिंग्स विद ईच अदर, विद वन अनदर, जबकि सिल्विया को कोई कुछ भी नहीं बता रहा। अब सिल्विया की जो सेंस ऑफ अनप्रोटेक्टिवनेस है वो ज्यादा डोमिनेट कर जाती है कि दुनिया की ट्रबल्स के सामने जब हर बंदा जो है वो प्रोटेक्टेड है, जबकि सिल्विया जो है वो क्लियरली यहां पे हमें क्या नजर आ रही है? अनप्रोटेक्टेड। और इस बात का एहसास उसको सारी जिंदगी था। She received this unprotectiveness from her, you can say, parents. She received this unprotectiveness from her husband. She received this unprotectiveness from her surrounding people. That's why she feels an anxiety and she feels anxiousness, and that's why she raises question and she asks, why did nobody tell me? Who are these people at the bridge to meet me? So जो पहला स्टेंजा है, इसने एक तरह से हमारे सामने पूरी पोएम का जो टेम्पो है वो हमारे सामने जो है वो यू कैन से जो है वो खड़ा कर दिया। वो मतलब अपने आप को नेकेड फील कर रही है एज कंपेयर टू देम, कि वो उस तरह से मतलब, और उसके माइंड में जो साइकोलॉजिकल थ्रेट्स है, उसके माइंड में यू कैन से जो इनर वरीज हैं वो पूरी तरह से प्रीडोमिनेंट है, कि जब हर बंदा प्रोटेक्टेड है वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड नहीं है। और वो अपनी डिस्ट्रेस जो है वो हमें बता रही है जब वो कहती है इन माय स्लीवलेस समरी ड्रेस आई हैव नो प्रोटेक्शन। जो एटीट्यूड ऑफ द पोएटेस है वो क्लियरली इसकी आइसोलेशन को जाहिर करता है, जो वो सोसाइटी से फील कर रही थी, और फॉर अ लॉन्ग जो है वो सोसाइटी से वो जो है वो फील कर रही है। तो मोर और लेस हमें पहले स्टैंजे के अंदर ही उसकी जो टोन है वो ऑप्टिमिस्टिक नजर नहीं आ रही, बल्कि पहले स्टैंजे के अंदर ही टोन उसकी डार्क, डल, ड्रैब, ब्लीक और पेसिमिस्टिक हमें दिखाई दे रही है। In the next stanza, when we go through the next stanza, what does she say? She says, I am nude. Second stanza, she says, I am nude as chicken neck. Does nobody love me? ये असल में जो लाइन है ये ऊपर वाले स्टैंजे के साथ ही कनेक्ट करती है, और वो यहां पर कि जो ये समझ लीजिएगा कि आइडिया वही चल रहा है कि वो पूरी तरह से, अब जरा बात आपने समझने की कोशिश करनी है, एंड दे आर ऑल ग्लव्ड एंड कवर्ड। पहली बात वो ये कर रही है। फिर उसके बाद you can say taking out veils to the ancient hats,
दे आर ग्लव्ड एंड कवर्ड। अब ये सारी बात अगर आप ये दोनों लाइंस की देखें और इसको इस लाइन के साथ कंपेयर करें, फिर इसको, ये जो लाइंस हैं, आप जब इनको आपस में कनेक्ट करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा कि उन दो, जो मिडल ऑफ द दो लाइंस हैं जो मैंने सिलेक्ट की हैं आपके सामने, ये बतला रही हैं कि दे आर फुली प्रोटेक्टेड। और जो पहली लाइन इन माई स्लीवलेस समथिंग से लेकर आई एम न्यूडिस्टिक नेक, ये असल में उसकी अनप्रोटेक्टेड सेंस को बता रही है कि एज शी इज फीलिंग अनप्रोटेक्टेड, टोटली अनप्रोटेक्टेड फ्रॉम हर सोसाइटी, शी इज टोटली डिससैटिस्फाइड। और ये जो अनप्रोटेक्टिवनेस है, ये पूरी तरह से इमर्ज होती हुई दिखाई देती है। ये उसका फियर था, फियर ऑफ एग्जिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड। और विदाउट लव एंड होप, कि एक बंदा सुसाइड कब करता है? जब उसके पास अपनी जिंदगी की उम्मीद बिल्कुल खत्म होकर रह जाती है। अगर उम्मीद बाकी हो तो वो बंदा कभी ऐसा नहीं करेगा। और यही वो बात है, डज नोबडी लव मी, क्या किसी को मुझसे मोहब्बत नहीं है? क्या तमाम लोग जो है वो मुझसे केयरलेस है? इज अबाउट, ये सारे का सारा, that was the main issue of her life. That was the main trouble of the life of the poetess, that nobody was ready to care about her, neither her husband nor her parents. कोई भी उसकी और उसकी सोसाइटी उसकी केयर करने को तैयार है। ये एक तरह से क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ये सारे के सारे उसके सेल्फ क्रिएटेड जो थी वो वरीज थी, और जिसने उसको अपनी लाइफ से डिससैटिस्फाइड कर दिया। सो दैट्स व्हाई इन द लॉन्ग रन शी प्रिफर्स डेथ ओवर दिस, यू कैन से, एंग्शियस लाइफ, ओवर दिस डिससैटिस्फाइड लाइफ। और इसके बाद yet there is a secretary of bees with her white shop small, के उनके साथ, मतलब जो you can say secretary of bees, जिसको उसने एजेंट ऑफ बीज के साथ भी मतलब जो है वो you can say जोड़ा है, white shop small, के उसके हाथ में मतलब जो है वो एक you can say क्लोथ है, उसके हाथ में कपड़ा मौजूद है। बटनिंग द कप्स एट माई रिस्ट, वो मेरे मतलब जो है वो रिस्ट के ऊपर उसको बटन अप कर रही है। एंड स्लिट फ्रॉम माई नेक टू माई नीज, और एक तरह से मुझे एक लिबास पहनाया जा रहा है। स्लिट फ्रॉम माई नेक टू माई नीज, नाउ आई एम मिल्कवीड सिल्क। मिल्कवीड एक प्लांट है, मिल्कवीड सिल्क। The bees will not notice, they will not smell my fear, my fear, my fear, कि वो मेरे मतलब उस खौफ को जो है वो स्मेल नहीं कर पाए। नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं इसी सेकंड स्टैंजे को जो है वो आपके साथ कैरी करूंगा।